चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो, आपको पता है कि आज एनर्जी के काफी सारे सोर्स हमारे पास है। जैसे समझ लो आपको गर्मी लग रही है, आपने स्टेट एसी चालू की, आपको दूसरा कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो क्या करोगे आप, डायरेक्टली एनर्जी को यूज करो। जैसे एग्जांपल फॉर आपको गांव जाना है, आप कार के अंदर डीजल डालते हो, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एनर्जी है ना वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। आप ऐसा मान रहे हो कि मैंने एनर्जी खर्च की, मैंने एनर्जी स्पेंड की किसी चीज के पीछे, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। इसका मीनिंग है कि आप एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। जिस एग्जांपल फॉर आपने कार के अंदर पेट्रोल डाला, पेट्रोल इज वन टाइप ऑफ द एनर्जी, बट वो कार जैसे चलना स्टार्ट होगी तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कहाँ से आई, डीजल में से, डीजल पेट्रोल में से। तो काफी सारे ऐसे एनर्जी के सोर्सेस के रिगार्डिंग इस हमें पढ़ना है। 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म होगा। इजी चैप्टर स्टार्ट करने का रीजन ये है कि ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं जनरली, तो न्यूमेरिकल्स और ड्राइंग वाले चैप्टर जो एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए मैंने आज आपको 14 नंबर का चैप्टर्स लिया है। ओके, जिससे क्या होगा, ये पूरा थियरिकल चैप्टर होगा, मजा आएगा, क्योंकि मैंने 2 बजे से लेके समझ लो 5 बजे 3 से 4 घंटे इस चैप्टर की पीपीटी को बनाने में लगाया हुआ है। ओके, अलग अलग नेट पे से पिक्चर्स ढूंढ ढूंढ के पीडीएफ फाइल में से कॉपी पेस्ट करते करते मैंने इस एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर को पीपीटी के जरिए एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि तो ही मजा आएगा। अदरवाइज मैं टेक्स्ट बुक की पीडीएफ में से समझाऊंगा तो आप थोड़ा बोर हो गए। सो इस चैप्टर्स के अंदर जो भी सीखना है उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू यहाँ दिया हुआ है। आप किसके बारे में सीखोगे, तो सोलर सेल, सोलर एनर्जी के बारे में, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास, वेस्ट, वाटर, विंड एनर्जी, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आप कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में सीखोगे। अब कौन सा फ्यूल अच्छा है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, ये सब कुछ इस चैप्टर्स के अंदर सीखने को आपको मिलेगा बच्चों। सो चैप्टर स्टार्ट होता है कि एनर्जी का गुड सोर्स कौन सा है। मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एनर्जी का एक लॉ है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऑलवेज वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ऑलवेज क्या होती है बच्चों, कन्वर्ट होती है। जैसे एग्जांपल फॉर आपने एक्सरसाइज की, वो एक्सरसाइज जैसे आपने की तो आपकी जो बॉडी मसल में से जो एनर्जी थी, अब वो एनर्जी अब हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप बोले सर हीट कहाँ, तो आप अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक कर लेना। जब आप बॉडी का अपना टेम्परेचर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो बॉडी है वो पूरी गर्म हो जाएगी आफ्टर एक्सरसाइज। दूसरी दूसरी कहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, तो मेन चीज आपको ये सीखने को मिलेगा कि जनरली क्या होगा कि ये जो एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी बॉडी में से एक स्पेसिफिक टाइप का वाटर यानी कि जिसको हम पसीना बोलते हैं वो बाहर निकलता है, तो वो भी एक एनर्जी का ही सोर्सेस है। तो ऐसे एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। ओके, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। तो एनर्जी है वो, एनर्जी का गुड सोर्स कौन सा है, यानी कि यदि मुझे बहुत सारी एनर्जी है मेरे पास, एग्जांपल फॉर मेरे पास पेट्रोल है, मेरे पास डीजल है, मेरे पास कैरोसिन है, मेरे पास न्यूक्लियर एनर्जी है, मेरे पास विंड एनर्जी है, तो मैं किसको मैं गुड सोर्स कहूंगा, कहाँ से कौन से एनर्जी को मैं प्रायोरिटी दूंगा अपनी रूटीन लाइफ में। तो इसके लिए 4 स्तंभ है, 4 हमारे स्टेप है, जिस स्टेप में से यदि कोई एनर्जी का सोर्स पास हो जाता है तो उसको हम गुड सोर्स बोलते हैं। गुड सोर्स किसको बोलते हैं, ये 4 स्टेप में से यदि कोई भी चीज तो यदि पास हो जाती है उसको हम बोलेंगे गुड सोर्स। तो फर्स्ट होता है चीप, क्यों, सस्ता तो होना चाहिए ना, सिंपल चीज है, यदि वो महंगा है तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो गुड कैसे कहलाएगा, तो महंगी चीज तो अच्छी होती ही है। यदि वो सस्ता यानी कि चीप एंड इजीली अवेलेबल मिल सके, अब तो बोलेगे, आप बोलोगे सर यूरेनियम,
यूरेनियम सस्ता नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो गुड सोर्स नहीं कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, चीप होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट के अंदर या फिर नेचर के अंदर। सेफ इन हैंडलिंग एंड यूज। न्यूक्लियर पावर प्लांट देखो सेफ है हमारे लिए नहीं, उसको हैंडलिंग करना टफ है, तो उसको हम गुड सोर्स बोलेंगे नहीं। लेकिन वाटर उसको इजी, हम चीप भी है, सस्ता भी है, सेफ भी है, तो इसको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। विंड सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, बोलते हैं। दूसरा, डू नॉट कॉज एनी एनवायरमेंट पॉल्यूशन। वो कोई भी टाइप का एनवायरमेंट पॉल्यूशन कर नहीं सकता, यानी कि यदि वो एनवायरमेंट के अंदर कोई पॉल्यूशन कर रहा है तो वो गुड सोर्स नहीं है। थर्ड, इजी टू स्टोर। आप कोई भी बोले कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूं, मेरे पास 2 एटॉमिक बॉम्ब है, वो आपके घर के अंदर रखने दो, आप रखने दोगे? करोड़ नहीं, 2000 करोड़ दोगे तो भी आप रखने दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट इजी टू स्टोर, नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट। कोई बोलेगा कि आपकी कार के अंदर मुझे समझ लो 2 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर समझ लो कि खाली 2 किलोमीटर एटॉमिक बॉम्ब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, आपको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, दोगे कोई? कौन डाउट है बेटा कोई? 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ। बोल सर बोल क्या डाउट है? सर वो क्या बोलते हो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है और रखने में क्या, उससे क्या होता है रखने में, मतलब हमको कुछ डैमेज होता है? तो एक काम करते, कल तेरे घर पे डाल देता हूँ 3-4 न्यूक्लियर बॉम्ब रखने को बोल देता हूँ गवर्नमेंट को, रखने देगा? है? क्योंकि बेटा रखने में दिक्कत ये है, पहली चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो कभी भी फट सकता है यदि उसको अच्छे से स्टोर ना हो और प्रॉपर तरीके से स्टोरेज ना हो, और यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई न्यूक्लियर के अंदर तो फटेगा, तो आपका घर नहीं, आपकी सोसाइटी नहीं, पूरी बिल्डिंग या फिर पूरा एरिया 0-0 हो जाएगा। इसलिए थोड़ा टफ है, डेंजरियस है उसको स्टोर करने में। क्लियर? तो गुड सोर्स किसको बोलेंगे? जो चीप होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए और स्टोर करना इजी हो। यदि वो तीन कसौटी में से पार हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल किसको बोलते हैं? तो देखो ये सारे तो सेम ही हो गए कि चीप, इजीली अवेलेबल, इजी टू हैंडल, कन्वीनियंट टू स्टोर, ये तो 3 सेम ही है। नए कौन से आएंगे कि ये दो, कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू। आपके लिए ये शायद ये टर्म्स नया हो सकता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, समझ लो कि मेरे पास 1 किलोग्राम पेट्रोल है और 1 किलोग्राम वुड है। वैसे पेट्रोल लीटर में होता है, लेकिन हम समझ लो कि यदि वेट मेजरमेंट करें तो 1 किलोग्राम यदि ले, अब मैं दोनों को बर्न करूंगा, जलाऊंगा, और दोनों में से जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी समझ लो इसमें मिल रही है मुझे 250 जूल और इसमें मिल रही है 120 जूल। तो यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो पेट्रोल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। समझ में आ रहा है बच्चों? पेट्रोल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी देता है। कितने किलोग्राम, कितने वेट के अंदर वो कितनी एनर्जी देता है, उसका जो रेशियो, इसकी जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। तो यदि अब देखो पेट्रोल है, अब यदि 1 किलोग्राम न्यूक्लियर बॉम्ब है तो यूरेनियम है तो वो उससे ज्यादा एनर्जी देगा। तो पेट्रोल से ज्यादा एनर्जी किसने दी? यूरेनियम में। यूरेनियम ने, तो यूरेनियम क्या हुआ? ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला सब्सटेंस हुआ। मीन्स व्हाट? जैसे जैसे जिस सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है वो अच्छा होता है, यानी कि उसके फीचर्स के अंदर ये खास होना चाहिए। दूसरा, इट शुड नॉट प्रोड्यूस द स्मोक व्हाइल बर्निंग। अब देखो एक वुड को आप बर्न करोगे तो कितना ज्यादा स्मोक क्रिएट होगा। वैसे अभी आप बोलोगे ना, तो अभी मैं बैठा हूं ना, तो समझ लो मेरे पास आसपास, जैसे मैं अभी गांव में हूँ तो बाहर कोई धूप कर रहे हैं, ओके, तो वो धूप की वजह से अभी मुझे बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है, पूरा गला जो है वो सूख गया। तो ये क्या हुआ? स्मोक जनरेट हुआ। ये क्या हुआ? स्मोक जनरेट
जिसकी वजह से क्या होगा कि वो हमें दिक्कत करेगा। ओके बेटा, एक मिनट में ओके, सॉरी टू, क्योंकि थोड़ा एक कॉल आ गया था। अब आवाज आ रही है ना सभी को? थंब दिखा दो तो चालू करूँ कंटिन्यूस, कोई एक ही दिखा दो, बस 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 बस। चलो, तो एक चीज ये कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा वो स्मोक क्रिएट नहीं करना चाहिए। बाकी तो मैंने आपको समझा दी है तीनों की तीन। तो यदि आपको पूछे कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल, तो आपको ये 4 से 5, अब काफी सारे ऐसे अच्छे फीचर है। ओके, तभी हम लेने बैठेंगे तो ये जो देख रहे हो आपके मोबाइल से बाहर आ जाएगा रास्ता, यानी कि जो स्टेप है ना, तो और ज्यादा स्टेप हो जाएंगे, जिससे हम थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो सकती है। बहुत सा अब मैंने अपने हिसाब जो मेरे माइंड में थे, टेक्स्ट बुक में थे, वो यहाँ डाले। अब अपने माइंड में से अपने खुद एक अपने अपने वर्ड्स के अंदर डाल सकते हो फीचर्स पे। ओके, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। सस्ता, इजी टू हैंडल, स्टोरेज में अच्छा, स्मोक क्रिएट ना करना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाई होनी चाहिए, सारे फीचर्स है गुड फ्यूल्स। अब देखो, एनर्जी के सोर्सेस दो टाइप्स के हैं, या वो कन्वेंशनल हो सकता है या वो नॉन कन्वेंशनल हो सकता है। हमारे माइंड में कन्वेंशनल का मीनिंग क्या है? किसी को पता है कन्वेंशनल सोर्स मीन्स व्हाट? कौन दे सकता है आंसर? चलो, गिव योर थंब, राइज योर हैंड, मुझे बताओ कि मैं पूछ लूं, आपको अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से। कन्वेंशनल का मीनिंग क्या है? कौन बोल सकता है आंसर? अरे ये 10th स्टैंडर्ड वाले क्यों यार ऐसे कर रहे हो सभी स्टूडेंट? थोड़ा आप इन्वॉल्वमेंट लो यार। 9th एंड 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चे इतने एनकरेज होते हैं, जिसको जरूरत नहीं है अभी पढ़ने की, वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, और आप यार खुद नहीं ले रहे हो। बोल कुछ, 1 मिनट में अनम्यूट कर रहा हूँ। कहाँ गया कुछ? 1 मिनट बेटा, बोल चल। मतलब जो एनर्जी दूसरा अलग एनर्जी में कन्वर्ट हो सके उसको कन्वेंशन बोलते हैं। ओके, दूसरा कोई? यार आप अपने हिसाब से ट्राई करो यार आंसर देने से। सो गए हो सभी स्टूडेंट? ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल साइड में बेच के मूवी देखना स्टार्ट कर दिया है? यस विहान? સર જે એનર્જીને એકવાર વાપર્યા પછી પાછી વાપરી ન શકીએ એને કન્વેન્શનલ એનર્જી કહેવાય. ओके, देखो बच्चों, अभी है ना आपके माइंड में वो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सब कुछ चल रहा है। आप जो आंसर दे रहे हैं ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी का आंसर दे रहे हो। मैंने पूछा कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स यानी कि जो लास्ट डिकेड्स है, लास्ट 50-100 साल से जो हम यूज कर रहे थे, उसको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जो हमारी पुरानी मेथड से, जो पहले के जमाने में जो एनर्जी का यूज कर रहे थे, जैसे एनर्जी कौन सी हो सकती है? तो फोसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी। आप बोलोगे न्यूक्लियर एनर्जी कन्वेंशनल कैसे हो सकती है? तो बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी, जापान में हिरोशिमा में जो बॉम्ब फेंका, ऑलमोस्ट कितने साल हो गए? 60-70, और उससे भी 10-15-20-25 साल पहले। फाइन, तो उसको हम कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल का बीच का मान सकते हैं, इसलिए हम उसको अभी यहाँ मैंने कन्वेंशनल में ले लिए। लेकिन आप नॉन कन्वेंशनल सोर्स में भी न्यूक्लियर एनर्जी को लिख सकते हो। तो ऐसी एनर्जी जो रूढ़ी प्रयोग, यानी कि रूढ़ी से, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम से यूज हो रही है, उसको हम कन्वेंशनल सोर्स बोलते हैं। और उसका 4 नेम है, काफी सारे है, लेकिन मैंने अभी जो समझाने वाला उसमें ये 4 मेन है: फॉसिल फ्यूल्स, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम फोसिल फ्यूल के बारे में देखते हैं। फोसिल फ्यूल का मीनिंग क्या है? यस विहान? श्रेया, कोई डाउट है बेटा? बोल बेटा। ના સર તો કન્વેન્શન નથી ડાઉટ. सो फोसिल फ्यूल्स मीन्स व्हाट? वैसे तो आपको पता होगा कि ईवीएस सब्जेक्ट आता था, याद हो तो उसके अंदर ये टॉपिक आता था, फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स मीन्स कि सालों पहले, जो हजारों करोड़ों सालों पहले, जो भी धरती के ऊपर जो भी चीज थी, चाहे वो वनस्पति की, यानी कि प्लांट्स डीके हो, या एनिमल डीके हो, ह्यूमन डीके हो, कोई भी ऐसी चीज
जो धीरे 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 जमीन में चली गई या फिर उसके ऊपर मिट्टी आ गई और अंदर चली गई। अब उसके अंदर जो थर्मल एनर्जी यानी कि उसकी जो अंदर की हीट की वजह से उसमें जो प्रोसेस हुई, वो प्रोसेस होते होते मिलियंस ऑफ ईयर होने के बाद जो फ्यूल में कन्वर्ट होती है उसको हम बोलेंगे फोसिल फ्यूल। देखो बच्चों, याद रखो, इट्स टेक द मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म द फोसिल फ्यूल। ओके, और दूसरी चीज हम वो बना सकते नहीं है, दैट मीन्स वो लिमिटेड अमाउंट में है। याद रखो वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि इट्स नॉट इन आवर हैंड टू मेक। ऐसा नहीं कि जो करोड़ों साल लगता है जिस चीज को बनने में वो हम 1-2 साल में बनाएंगे या 20-25 साल में बना देंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे बोल सकते हैं कि यदि हमने ऐसे यूज करते रहा, यूज करते रहा, तो एक टाइम आएगा जब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वो एक पिक्चर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आज आप देखो डीजल के भाव, प्राइस कितने ज्यादा हो गए, इतने ज्यादा कि अब भराने में यदि आप जाते हैं तो जैसे ऐसे समझते जैसे गोल्ड लेने गए ना, ऐसे एक एक बूंद की वैल्यूज करते हैं। क्यों? वैल्यू उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई। अभी 75 जैसा है, अभी और बढ़ेगा, 100 होगा। आप जैसे बड़े हो जाएंगे तो 100-150 हो जाएगा जब आप एक्टिवा या फिर कार चलाने के लायक हो जाओगे। तब आपको पता चलेगा कि ये कितना वैल्यूएबल है। और यदि हम ऐसे यूज करते रहेंगे 200-300 साल बाद, शायद मुझे नहीं लग रहा है कि वो होगा। तो इसीलिए अब देखो, अभी लॉकडाउन की वजह से आप देखोगे तो कितना एनवायरमेंट अच्छा हो गया है। काफी सारे ऐसे जो माउंटेन्स थे वो दिखने लगने स्टार्ट हो गए। क्यों? इतना कोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन हम यूज करते थे और वो सारा डीजल, केरोसिन, मीथेन जैसे गैसेस में कन्वर्ट होके वो हवा में, एटमॉस्फेयर में, अर्थ के अंदर मिक्स होते 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 उतने वो एनवायरमेंट को इतना पॉल्यूशन कर दिया था हमने, जिसकी वजह से ये काफी सारे चीज हमने देखने को नहीं मिल रही। आप ट्राई करना कि आप ऐसे हिल स्टेशन में जाके फोटो खिंचवाना, आपकी फोटो अच्छी आएगी। और आप अपने अहमदाबाद में खिंचवाना, दिल्ली में खिंचवाना, रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? एनवायरमेंट, पॉल्यूशन। तो फोसिल फ्यूल मीन्स क्या है? तो फोसिल फ्यूल्स के अंदर जनरली यहाँ परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप कंपेरिजन कर सकते हो। कोल होता है, नेचुरल गैस होता है, हाइड्रो होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सारे। यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा कोई एनर्जी का यूज हो रहा है तो वो है कोल एनर्जी। हम हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी अभी यूज कर रहे हैं, ओके, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? जनरली कोल में से। सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज कोल का है। फोसिल फ्यूल्स में से क्या क्या मिल रहा है? तो फोसिल फ्यूल्स में से हमें ऑयल मिल रहा है। ऑयल यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ऑयल यानी कि खाली ऑयल नहीं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैफ्था सब कुछ आ गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितनी भी हो सब कुछ ऑयल। अब वो ऑयल का कहाँ यूज करते हैं? पेट्रोल एंड डीजल ने। ओके, अब दूसरा मिल रहा है गैस, नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं। नेचुरल गैस का यूज कहाँ होता है जनरली? तो कुकिंग गैस के अंदर, जो हम एलपीजी बोलते हैं, सीएनजी बोलते हैं, ये सब। और तीसरा है कोल, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज होता है। तो ये जो फोसिल फ्यूल है वो 3 कैटेगरी में जनरली मिलता है हमें। एक तो ऑयल के अंदर लिक्विड फॉर्म में, गैस के अंदर, और कोल यानी कि सॉलिड फॉर्म में। ये लिक्विड फॉर्म है, ये गैसियस फॉर्म है, और ये सॉलिड फॉर्म है। और तीन फॉर्म में से जैसे जैसे मिल रहा है वैसे हम उसका अलग अलग पर्पज में यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट काफी सारी चीज जो है वो यहाँ से ही मिल रही है, वो सारे फोसिल फ्यूल है। ओके, एडवांटेज क्या है फोसिल फ्यूल का? एबंडेंट एंड एक्सेसिबल। जो चीज हमें इजीली अवेलेबल हो, इजीली मिल सके, वो चीज हम पहले ट्राई करोगे तो आसानी से मिल सकती है। दुबई के अंदर आप देखोगे कुएं होते हैं उसके, ओके, उसमें से डीजल, पेट्रोल आराम से मिल जाता है एकदम लो कॉस्ट में। और दूसरा है लो कॉस्ट, ये उसके एडवांटेज हुए। ओके, प्रोस में क्या है? एक तो एबंडेंट, इजीली मिल सके, एक्सेसिबल एंड लो कॉस्ट। तो उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है फोसिल फ्यूल? ये फोसिल फ्यूल का टॉपिक है बच्चों। फोसिल फ्यूल का डिसएडवांटेज है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। फोसिल फ्यूल जो हार्मफुल गैसेस है वो क्रिएट करता है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है, अनसस्टेनेबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एक बार खत्म हो गई बच्चों, बाद में मिलेगी नहीं। ओके, आप
आप तो शायद आपके नसीब में भी शायद होगी, आपके बच्चों के नसीब में शायद 90% चांसेस नहीं है कि उसके नसीब में ये हो सकता है। दूसरा है डेंजरियस प्रोसेस होती है उसको बनाने में, तो ड्रिलिंग प्रोसेस जो होती है वो बहुत डेंजरस प्रोसेस। तो ये सारे उसके नेगेटिव पॉइंट है और एक पॉजिटिव पॉइंट खाली 2 ही है। ओके, फिर भी हम उसको ही यूज करते हैं। क्यों? सस्ता। हम वो नहीं देखते वो एनवायरनमेंट को कितना हार्मफुल इफेक्ट होगा, वो हम देखते हैं कि हमें कितना सस्ता मिलता है। शायद इसकी वजह से ही हम डीजल एंड पेट्रोल का ज्यादा यूज करते हैं। ओके, ये हुआ आपका फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर? अब आएगा थर्मल एनर्जी। ओके, थर्मल एनर्जी का यूज कैसे करना होता है, तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ। आपने प्रेशर कुकर किया, प्रेशर कुकर में यदि जो ऊपर जो सीटी बोलते हैं उसमें से वो निकाल देनी, वहां ऐसे पाइप फिट कर, और उससे ये जो होता है मेटल सीट से बना होता है डायनामो, उसको हम घुमाते हैं, तो वो डायनामो यानी कि एक टाइप का जनरेटर। अब आपके पास इतना बड़ा जनरेटर नहीं होगा, इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे 20 रुपए वाली वो मोटर आती है, याद हो तो। ओके, उस मोटर यानी कि वो टाइप का जनरेटर ही हुआ, डायनेमो ही हुआ। यहाँ आपको क्या करना है, ये फैन लगा देना है। ये मोटर है जो हमने 20 रुपए की लेते हैं, याद है ना सभी को। अब बाद में लगा देंगे एक साइड, हम बल्ब तो नहीं लगा सके लेकिन एलईडी लाइट लगा देंगे। तब देखोगे कि मैंने क्या किया, यहाँ से हीट दी, प्रेशर कुकर में से प्रेशर आया, प्रेशर की वजह से डायनेमो घुमा और वो घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। इसी हिसाब से हम थर्मल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसका ये डेमोन्स्ट्रेशन था, घर के अंदर करना है। यदि एक्चुअल में ऐसे होता है, एक्चुअल में ये ऐसे होता है कैसे, तो पहले हम कोल को बर्न करेंगे, गर्म करेंगे। अब वो बर्न होने के बाद वो हीट जनरेट होगी, उस हीट को हम वाटर जो होते हैं उसको गर्म करेंगे, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो वेपर एकदम हाई प्रेशर से क्या होगा, इसमें से पास होगा, और इसमें से पास होगा तो यहाँ क्या होता है, टरबाइन, वन टाइप ऑफ द जनरेटर, वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और हमारे घर में पहुंचे। इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी थर्मल पावर प्लांट के अंदर किसी को डाउट हो तो राइज कर देना हैंड। उसके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। पहले तो प्लस पॉइंट देखते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, कॉस्ट सस्ता। सब जो भी चीज एडवांटेज है ना उसमें ये तो कंफर्म होगा ही, तो ही वो एडवांटेज होगा। लेस इनिशियल कॉस्ट, इजीली हम इनिशियली उसका जो कॉस्टिंग होता है कम होता है। ओके, दूसरे पावर प्लांट की वजह से, जैसे आप हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट यदि लो, तो हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट के अंदर उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो महंगा हो जाता है। लेकिन ये जो पावर प्लांट होता है थर्मल पावर प्लांट, उसकी कॉस्ट एकदम कम होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर कैन बी जनरेटेड, अभी जो पावर जनरेट हो रहा है ऑलमोस्ट इसकी वजह से ही हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज लेस। आफ्टर ऑल ये सभी के अंदर प्लस पॉइंट यही है कि लो कॉस्ट। ओके, घुमा फिरा के 3 से 4 पॉइंट इसलिए बनाया है क्योंकि ये चैप्टर में से जनरली 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, काफी बार 3 मार्क्स का पूछते और काफी बार 5 मार्क्स का पूछते। यदि 3 मार्क्स का पूछते तो रीजन पूछते, और रीजन पूछते या फिर डिसएडवांटेज और एडवांटेज पूछते। अब प्रॉब्लम्स क्या होता है, 3 मार्क्स का एडवांटेज, आपके पास खाली एक ही टॉपिक था लो कॉस्ट, दूसरा कोई एडवांटेज नहीं था, तो मैंने क्या किया, यही टॉपिक को जानबूझ के अलग अलग कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, जिससे क्या होगा, 4 टॉपिक बन जाएंगे तो मार्क्स आपको पूरे मिलने के चांसेस थे, क्योंकि 2 से 3 साल पहले, 2 साल पहले ऐसा हुआ था, ये टॉपिक पूछा डिसएडवांटेज में, खाली एक ही टॉपिक, 2 टॉपिक आते थे, अब पूछा था 3 मार्क्स में, और यदि 2 लाइन लिखे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, इस बार आपको ये दिक्कत ना हो इसलिए उसको अलग अलग वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बाकी है फाइनली वो एक ही चीज की लो कॉस्ट। ओके, लो कॉस्ट। डिसएडवांटेज में कॉमन चीज है, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, रनिंग एंड इसके ना मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, या इनिशियल कॉस्ट लेस है, स्टार्टिंग में बहुत सस्ता है लेकिन उसको चलाने में ज्यादा कॉस्ट लग सकता है। लैंड रिक्वायरमेंट इज वेरी लार्ज, क्योंकि उसमें जो कोल एंड एश जो बचती है, कोल जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमें स्टोर करना पड़ता है, और स्टोर करने के लिए ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, स्किल्ड पर्संस आर रिक्वायर्ड। ओके, ऐसे अरे गहरे 10 पास 12 पास लोगों को हम ऐसे काम पे नहीं रख सकते एज ए इंजीनियर,
साइट इंजीनियर में आपको एकदम स्किल पर्सन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यदि स्किल पर्सन नहीं होगा तो वहां फट सकता है ये पूरा पावर प्लांट। जैसे आप गांधीनगर जाओगे तो जीबी चौकड़ी के पास ऐसे पावर प्लांट है बड़े बड़े, ओके, अंदर से धुआं निकल रहा होता है, याद हो तो। ये क्या है, थर्मल पावर प्लांट होता है। तो वहां जिसको जॉब मिलती है वो सारे स्किल पर्सन होते हैं, ओके। जनरली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी एक जॉब ऑफर हुई थी ये पावर प्लांट गांधीनगर जीबी, जैसे मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तब, लेकिन मैंने मना बोल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यदि मेरी स्किल में कोई नेगेटिव यानी कि कोई माइनस पॉइंट आया तो तुरंत उसकी जो इफेक्ट होगी वो करोड़ों में हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उस टाइप की एक सेंसिटिव जॉब है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके, सो दैट्स व्हाई स्किल पर्सन्स आर रिक्वायर्ड इन द थर्मल पावर। बोलो इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर बच्चों? बोलते रहना यदि डाउट डिफिकल्टी हो तो। वैसे ये चैप्टर है ना, जनरली क्या होता है कि एक लेक्चर के अंदर फटाफट में समझा देता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि आपको थोड़ा मजा है क्योंकि लाइव लेक्चर होता है तो चलो समझ में मजा आता, आपको लाइव होता। अभी यहाँ यदि खाली बोलते 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 रहूंगा, आपको स्क्रीन में कुछ दिखेगा नहीं ऐसा कुछ, तो आपको भी नहीं मजा आएगा, इसलिए मैंने ये पीपीटी बनाई। हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर पानी जो है उसको हम पहले क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। जो नदी का पानी बह रहा था और दरिया में चला जा रहा था वो कुछ काम का नहीं है। क्यों? यदि उसमें से हम एनर्जी नहीं निकाल सकते, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम अभी जो नॉलेज ले रहे हैं, हम जो पढ़ा रही है उसको कुछ काम का ही नहीं है। तो नर्मदा पावर प्लांट, सरदार सरोवर डैम, वन ऑफ द बिगेस्ट पावर प्रोजेक्ट इन द इंडिया, जस्ट बिकॉज इट क्रिएट द thousands of kilowatt एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे प्रोड्यूस होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या हो रहा है, नदी यहाँ से चल रही होती है, अब मैं क्या करूंगा, बीच में ऐसा बड़ा सा डैम बना दूंगा। अब डैम के अंदर दरवाजे होते, याद हो तो पता हो तो, वो दरवाजे रखने का, विंडोज डोर रखने का रीजन ये है कि पूरा का पूरा पानी यदि जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन उसको मैं यदि कम एरिया से यदि पास करूंगा, इतना ही एरिया होगा उसको जाने के लिए, तो एकदम हाई स्पीड से वो पास होगा। हाई स्पीड से क्या होगा, वो पास होगा। जैसे पानी की पाइप होती है, जैसे आप पानी की पाइप से पानी निकलता होता है, यदि बीच में यदि ऐसा थंब लगा दो, बंद कर दो इतना एरिया, तो ज्यादा प्रेशर पहले जो यहाँ तक पहुंच रहा था अब वो यहाँ पहुंच पाएगा। क्यों? आपने एरिया क्या कर दिया, यहाँ कम कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ एरिया कम करने से क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। अब वो स्पीड है ना, उससे क्या हम करेंगे, टरबाइन चलाएंगे। ये जिस वजह से ये टरबाइन चलेगा और ये जनरेटर चलेगा, जनरेटर से क्या होगा, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी और ये वापस नदी में चला जाएगा पानी। हमने क्या किया, जो पानी आ रहा था पूरा उसको जगह कम कर दिए, इसलिए उसकी जो स्पीड थी वो एकदम हाई स्पीड में पास होने स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा जनरेट हो। ओके, इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी? तो क्या किया, पहले मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, जो नदी के अंदर पानी था वो, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको मैंने कन्वर्ट की इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैसे? टरबाइन चला के। टरबाइन ने क्या किया, टरबाइन रोटेट हुआ, टरबाइन रोटेट होने के बाद जनरेटर वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट यूज होता है। पानी का फ्लो आ रहा है, याद रखो बच्चों, पानी का फ्लो आ रहा है नदी का, उसको मैंने छोटे से एरिया में से पास किया। पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको मैंने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की, स्पीड बढ़ा के। पहले स्पीड कम थी इसलिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्पीड ज्यादा थी। बाद में क्या हुआ, तो उसको मैंने टरबाइन चलाया और टरबाइन से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोल दो, चलो जल्दी फटाफट किसी को। आवाज आ रही है ना सभी को? थंब दिखा दो मुझे तो पता चले क्लियर आवाज आ रही है, क्योंकि यहाँ मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए। ओके गुड। सो उसके प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट हम देख लेते। प्लस पॉइंट में क्या है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं करता है। हाइड्रो पावर प्लांट,
हाइड्रो पावर प्लांट, वो एनवायरनमेंट के अंदर कोई पॉल्यूशन क्रिएट करता नहीं। दूसरा, फ्लोटिंग वाटर इज अ गुड सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वो रिन्यूएबल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने पानी से एनर्जी निकाली, अब बाद में वो पानी पीने लायक नहीं होगा या फिर उसमें से वापस एनर्जी नहीं क्रिएट कर सकते, ना हम उसका यूज कर सकते, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमने तो खाली उसका क्या किया, कम एरिया ज्यादा एरिया में कन्वर्ट किया, बस उसकी स्पीड बढ़ाई, ऐसा नहीं कि पानी कम हो जाएगी इसकी वजह से। तो ये उसका एक प्लस पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन, हम जब डैम बनाते हैं तो उसका जो रिवर के अंदर जो फ्लडिंग होता है यानी कि फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा, वो जो पानी है वो हम अलग 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 जगह पे डाइवर्ट कर सकते हैं, जैसे नर्मदा केनाल एक वन ऑफ टाइप एग्जांपल है। कनेक्शन छूट गया था, आवाज आ रही है सभी को क्लियर अभी? गिव मी आंसर। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट के अंदर मेन पॉइंट में डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम। अब बोलेंगे इकोसिस्टम कैसे डिस्ट्रॉय होता है? तो बच्चों, जैसे जो पानी था, नदी का पानी, उसमें एक नॉर्मल स्पीड आती है और उस नॉर्मल स्पीड में जो मछलियां होती है, फिश होती है, वो रह सकती है। लेकिन यदि हम डैम बनाएंगे तो डैम में से जब पानी का फ्लो फास्ट होगा तब वहां उस केस के अंदर वहां के जो इकोसिस्टम में हो रहे सारे मछलियां या फिर पानी के जानवर या फिर जो भी चीज, वो पूरी डिस्ट्रॉय होगी क्योंकि वो मर जाएगी, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम हमारा बिगड़ सकता है। दूसरा, एक्सपेंसिव, डैम बनाने में कितने सालों लग जाते हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं, तो ये भी हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। अफेक्टेड बाय ड्रॉट, कैसे? आपने सारा का सारा पानी समझ लो डैम के अंदर भर दिया है, अब आगे कोई पानी है ही नहीं, तो वो ड्रॉट की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। ये सारे नेगेटिव पॉइंट है। लिमिटेड रिजर्वर, लिमिटेड रिजर्वर यानी कि क्या, कि समझ लो कि आपने यहाँ डैम बनाया, हमने देखे थे कि मेन नेगेटिव पॉइंट क्या था, तो एक्सपेंसिव है, लिमिटेड रिजर्वर है। हम कहाँ थे, चलो बैक टू द टॉपिक। कि आपने डैम बनाया, समझ लो कि डैम बनाया आपने, ये नदी थी। ऐसा तो नहीं है कि आपने डैम बनाओगे तो क्या होगा कि ये पानी रिजर्व होगा तो सारा एरिया पानी पानी हो जाएगा। मीन्स व्हाट, ये नदी के आसपास जो भी लोग या भी जितनी भी गांव है, वो लोगों को क्या होना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और वो जगह खाली करने में काफी सारे पैसे वेस्ट हो सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इश्यू है। दूसरा, कि यहाँ जितने भी पेड़ पौधे या फिर वनस्पति होगी उसको काटने पड़े। तो ये काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आज भी नर्मदा डैम के अपोज में आसपास के गांव वाले एक्चुअली उसका अपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब नदी में ज्यादा पानी आएगा, डैम ओवरफ्लो होगा, तो उसका जो इफेक्ट है इट कैन नॉट बी, जस्ट वी कैन नॉट इमेजिन द सिचुएशंस, कि आप समझ नहीं सकते कि कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये हमारे नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, दोनों। देखो, कोई भी चीज होती है उसके प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट होंगे, लेकिन एक चीज याद रखने की, प्लस पॉइंट ज्यादा यदि है तो वो हमारे लिए वो काम किया। जैसे आपको पता है कि यहाँ आपके जो प्लस पॉइंट थे ना वो खाली दो ही थे, यहाँ ये जो प्लस पॉइंट है खाली दो ही थे फॉसिल फ्यूल के। लेकिन अब हाइड्रो पावर प्लांट देखो, ये थर्मल पावर प्लांट देखो, हाइड्रो पावर प्लांट देखो, यहाँ सभी में प्लस पॉइंट थोड़े ज्यादा है। तो दिस इज वाई कि जनरली लोग फॉसिल फ्यूल को कम यूज करके हाइड्रो पावर प्लांट, गवर्नमेंट भी अभी ऐसा प्लान कर रही है कि मैक्सिमम इस टाइप की एनर्जी का यूज कर सके। क्लियर? आ रही है ना सभी को आवाज? हम दिखा दो तो कंटिन्यूस करूं। ओके, सो गुड। फिर से आज का जो लेक्चर है वो हम रिवाइज कर लेते हैं। चलो, नया टॉपिक इसलिए चालू कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स काफी सारे लीव हो चुके हैं इसलिए। ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर का नाम है। फर्स्ट हम सीखेंगे अलग अलग एनर्जी के बारे में, गुड फ्यूल के बारे में,
गुड फ्यूल किसको बोलेगी उसका मैं, अब एक काम करो, सभी टॉपिक है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल में, आपको भी मजा आएगा टॉपिक को रिवाइज करने में। जैसे आप रिविजन करोगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। ओके, सारे जो टॉपिक में 1 बाय 1 घुमा रहा हूँ, सारे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फटाफट लेना, अदरवाइज चला जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट नहीं ले रहा है तो कोई डोंट वरी, अपने फ्रेंड के पास मांग लेना। ओके, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में बेनिफिट ये होगा आपको, क्योंकि आपको जल्दी रिवीजन हो जाएगा सब कुछ। वो भी ध्यान रखना किसके नहीं, ये फॉसिल फ्यूल है, तो यहाँ ये टॉपिक किसका है, फॉसिल फ्यूल का। ओके, थर्मल पावर प्लांट, इसके प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट, ये थर्मल पावर प्लांट का टॉपिक है, थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रो पावर प्लांट। ये हाइड्रो पावर प्लांट के प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है। ओके, चलो एक टॉपिक चला देता हूँ, बायोमास एनर्जी। ओके, ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट आ गए, 2 3 से 4 स्टूडेंट नहीं है। ओके, तो बायोमास एनर्जी मीन्स व्हाट। बायो यानी कि क्या, कि जो चीज के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम हो, जैसे वनस्पति, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लाइफ स्टॉक रेशियो यानी कि जो लिविंग एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है वो, इंडस्ट्रियल रेसिड यानी कि इंडस्ट्री में जो बनता है वो सब कुछ, म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक रेसिड, म्यूनिसिपल में जो जैसे जो घर का किचन का कचरा होता है वो सब कुछ, जो रेसिड्यूस होता है वो सब, वो जब मिलके उसको हम पैक करेंगे, ये सारे चीज जब मिलेंगे तब क्या होगा, बायोमास बनेगा। तो बायोमास की डेफिनेशन क्या है बच्चों, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। बायोगैस कब प्रोड्यूस होता है, तो आपको बायोमास, बायोमास ये सारे बायोमास है। कौन से बायोमास, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री रेसिड्यूज, म्यूनिसिपल, ये सब कुछ जितना भी कचरा है उसको आप डीकम्पोज करोगे। अब डीकम्पोज कैसे करोगे, देखो मेन चीज डिकम्पोजिशन कब होगा, जब ये कांटेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसको सोलर एनर्जी मिलती रहेगी वो डिकम्पोजिशन होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको दूर करना है। अब सोलर एनर्जी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सारी चीज है ना उसको जमीन में डाल देंगे, बाद में एक पाइप रखेंगे। अब ये सारी चीज जो है उससे क्या होगा, डीकम्पोज, अब अंदर तो हवा मिलेगी नहीं ना ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे वो डीकम्पोज होगा, और डीकम्पोज होने के बाद एक गैस जनरेट करेगा जिसको हम बोलते हैं बायोगैस। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। ये जो डीकम्पोजिशन होता है वो इट्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है, यानी कि ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द बायोगैस प्रोसेस। एंड जनरली जो गैस मिलता है वो मिलता है मीथेन। स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसका भी बायोगैस क्या है, मिक्सर है। बायोगैस क्या है, मिक्सर है, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंट में ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है, और उसके अंदर मेजर कंपोनेंट क्या है, मीथेन। ओके, मेन मीथेन। ये 3 पॉइंट है बायोगैस के अंदर। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है आपको, ये सारे जो आप पिक्चर्स देख रहे हो उसके बारे में समझाओ, बाद में बताओ कि इसका डिकम्पोजिशन, उसको हम सबको जमीन में डाल के उसका ऑक्सीजन की एब्सेंट में यदि डिकम्पोज करेंगे सारे मिक्सर को, बाद में गैस जनरेट होगा जिसके अंदर मेन मीथेन होता है। ओके, ये उसका एग्जैक्टली डायग्राम है कैसे जनरली क्रिएट होता है। देखो बच्चों यहाँ, अब बायोगैस का एक प्लस पॉइंट क्या है पता है आपको, जो चीज हम यूज कर रहे हैं जिसको हम स्लरी बोलते हैं वो हमारे लिए एक टाइप का वेस्ट होता है। जैसे अभी गांव के अंदर ऑर्गेनिक, जैसे जो भी डंग्स होते हैं सब कुछ,
वो सब कुछ हमारे लिए क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे गुजराती में इसको हम उक्कड़ो कही बोलातो હોય છે जनरली, उक्कड़ो કહેવાય कि जिसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे घर का जो भी वेस्ट है वो सब कुछ वहां डाल देते। अब वो सारा वेस्ट मटेरियल जिसके अंदर एनिमल्स के डंक्स होते हैं, एनिमल्स डंक होते हैं समझ लो, घर का किचन का वेस्ट होता है, अ, आसपास की जो वनस्पति होती है उसके लीव्स होते हैं, उसके ब्रांचेस होते हैं, सब कुछ मिक्स हो जाता है। अब उस सभी को हम क्या करेंगे, ऐसे एक जमीन में खड्डा बनाएंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, डाल देंगे अंदर, और वो डिकम्पोज, अब यहाँ से तो पैक है, अब धीरे-धीरे वो डिकम्पोज होते-होते यहाँ गैस जनरेट होगा और गैस यहाँ इकट्ठा होगा। जब इकट्ठा होगा ज़्यादा क्वांटिटी में तो ऑटोमेटिकली वो गैस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब वो गैस कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम एलपीजी बॉटल है ना, उसकी जगह डायरेक्टली कनेक्शन कर दो किचन के अंदर तो हमारे सारे स्टोव्स इस गैस पे चल सकते हैं। अब ये तो हुआ उसका प्लस पॉइंट कि एलपीजी जैसा गैस बनता है। दूसरा कि ये जो वेस्ट मटेरियल बचेगा यहाँ, उसको हम बाहर निकाल देंगे तो एक मैन्योर यानी कि एक फर्टिलाइजर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, यानी कि उसको हम एज अ फर्टिलाइजर, ओके, बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो दो चीज हुई, जो कचरा हमारे लिए वेस्ट था उसका भी एक काम हो गया, एक वो हमारे लिए वो गाँव पूरा का पूरा एकदम क्लीन हो गया, नीट एंड क्लीन। दूसरा सभी के घर के अंदर एक गैस की रिक्वायरमेंट थी वो आ गया, और सभी के खेतों में फर्टिलाइजर्स था मिल रहा, सॉरी फर्टिलाइजर्स की जो जरूरत थी वो भी मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड आवर प्लस पॉइंट की बायोगैस ऐसे काम करता है। चलो इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी किसी को, आवाज में कोई दिक्कत आ रही हो तो बोल देना आप। ओके, सो अब बायोगैस के प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट देखते हैं। इट इज अ कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल यानी कि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होता है, और कार्बन हमारे लिए मैक्सिमम काम का, क्योंकि कार्बन है ना उसकी कैलोरीफिक वैल्यूज जो होती है वो ज्यादा होती है, तो ज्यादा एनर्जी। सफिशिएंट सोर्स, वेस्ट मटेरियल जो हमारे लिए था, लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं पैसे देके ये कचरा ढूंढना है, हमारे लिए तो कचरा क्या है, नकामी चीज है, तो हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी हमारे लिए एक्सपेंस लगेगा नहीं। इट्स रिड्यूस्ड ओवर रिलायंस फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या कर सकता है, यानी कि जो एलपीजी। तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye. Take care.